कांग्रेस पार्टी को बार बार सब बोल रहे थे कि भाई विधायक आपके जाएंगे इधर उधर, जरा संभाल लीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण 20 करोड़ देने की बात हुई है, 25 करोड़ की डील हुई है। 6 एमएलए जो प्रेजेंट है वो ये कह रहे हैं हमारे 20-20, 25-25 करोड़ की ऑफर आई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बीके हरिप्रसाद, इन्होंने कहा भी मीडिया के सामने कि भाई हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। अगर है तो दिखानी चाहिए। 4 वोट कैंसिल भी तो हुई कांग्रेस पार्टी की, उन लोगों को क्यों क्लीन चिट दे रही है? तो आपके विधायक की बेचारे परेशान है ना, वो कह रहे हैं कि भाई सभी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। जिन लोगों ने अपने ऊपर दाग लगवाना था उन्होंने लगा लिया। तो हुड्डा साहब इस राज्यसभा चुनाव में अपनी इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाए। कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब की लड़ाई की वजह से आखिरी में कांग्रेस कमजोर हो रही है। 29 में सरकार बनाने को लेके बहुत ही आश्वस्त हैं अभय चौटाला जी। अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहिए कि अगली सरकार आना है। किरण चौधरी ने कहा हाल ही में कि भाई सपने देखना भूल जाओ। किरण चौधरी ने भी बहुत सपने लिए थे मुख्यमंत्री। मंडियों में लगातार तमाम कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं। किस प्रकार से नए नए तरीके ले आते हैं किसान को परेशान करने। धान घोटाला सदन में भी हमने देखा, खूब इसको लेके आप लोगों ने सवाल भी पूछे और साफ तौर पे कहा कि भाई ये घोटाला है। सभी की मिली भगत और सत्ता से जुड़े लोगों के बगैर नहीं हो। प्रदेश में आए दिन थ्रेट मेल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, स्कूलों को बार बार धमकी मिल रही है बम से उड़ाने की। थ्रेटिंग के अलावा अपराध लगातार। सरकार ये भी कहती है कि भाई कांग्रेस को बोलो कि सुनने की हिम्मत रखे। जो मुख्यमंत्री को सवाल किए उन्होंने एक का भी जवाब। अशोक अरोड़ा साहब अंदर ये कह रहे थे कि भाई जीत तो गए चुनाव, लेकिन कांग्रेस की इज्जत चली गई। इधर कहाँ हम तो जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए नसीहत। कांग्रेस पार्टी को लोगों को राह दिलाने के लिए काम करना चाहिए। नमस्कार, आज जिन नेताजी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, राजनीति का एक लंबा अनुभव रखते हैं और बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। राजनीति में आकर लोगों के लिए किस तरीके से काम करते हैं और लगातार प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाने का भी बखूबी वो काम करते हैं। बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं और साफ तौर पे तमाम राजनीतिक पार्टियों में भी रहे। सफर इंडियन नेशनल लोकदल से शुरू हुआ और अभी कांग्रेस में रहकर लगातार विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज टू द पॉइंट के इस खास एपिसोड में बातचीत करने के लिए अशोक अरोड़ा साहब हैं। अशोक अरोड़ा जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। मैडम, आपके देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। और शुरुआत अरोड़ा साहब इस इंटरव्यू की हम आपके सफर से करते हैं, क्योंकि राजनीति में पहले तो फिर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को होता था, युवाओं को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था जब बड़े नेताओं को देखते थे। तो अशोक अरोड़ा किससे इंस्पायर होकर राजनीति में आए? मैं तो 1977 में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से प्रेरित हो गए। हम छोटे होते थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इमरजेंसी हटने के बाद, तो हमने साइकिलों पे जाके जनता पार्टी की कंपेन की थी और तब से जनता पार्टी के साथ जुड़े। पहली मेंबरशिप जनता पार्टी की ली और उसके बाद जब चौधरी देवीलाल जी ने के साथ जुड़े और जो पार्टी चौधरी देवीलाल ने बनाई उसी में चलते रहे और यही हमारी शुरुआत थी। हमारा जो मेन एम था कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको राजनीति में भागीदारी किस प्रकार मिले, उनकी आवाज कैसे बुलंद बने, तो वो चौधरी देवीलाल ने उसकी बड़ी खूबी से उसके लिए आवाज उठाई और उन्हीं से प्रेरित होकर हम फिर आगे बढ़े। तो देवीलाल जी से ही आपको पूरी राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी से भी प्रेरित होकर, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उस बार से प्रेरित होकर हम आए और फिर चौधरी देवीलाल का जो विशेष रूप से किसान और गरीब के लिए जो उनका प्रेम था, आम आदमी का राजनीति में भागीदारी। मैं एक बात कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े लोग इस देश में आए, परंतु आम आदमी की जो सत्ता में या राजनीति में भागीदारी है उनको लाने का काम चौधरी देवीलाल। तो अब बचपन से कभी आपको ये था कि भाई राजनीति में जाना है या फिर राजनीति में आगे कुछ कर सकते हैं या लोगों के लिए काम कर सकते हैं, या फिर इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर आपको लगा कि नहीं राजनीति में? शुरू से हम सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े रहते थे। जब स्टूडेंट लाइफ में खेल से जुड़े रहते थे तो मेरा लगाव तो इस प्रकार से था
अच्छा। परंतु चुनाव लड़ना है वो कभी दिमाग में नहीं आया, कभी चुनाव भी लड़ना है। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ सारी पार्टियों को मिला के, तब मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनता दल का बना। और क्योंकि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे उस समय बने, सरदार गुरदयाल सिंह सैनी, वो हमारे एमएलए होते थे, तो उनकी सीट खाली हुई। तो फिर जब तनेसर में बाई इलेक्शन हुआ तो पार्टी ने मुझे मौका दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरदार गुरदयाल सिंह सैनी की रिकमेंडेशन पे मुझे वहां से चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। वहां से चुनाव लड़ने की जो पारी है वो वहां से शुरू हुई। ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले भी बहुत काम किया था। तो मतलब संगठन से तो बहुत ही बारीकी से काम करना आपको मालूम है। मैं 1982 में हल्का प्रेसिडेंट बन गया था, 22 साल का था मात्र मैं उस। तो युवा एकदम और हल्का प्रेसिडेंट बन गए, लगाने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे है, तो कैसे चलेगा? क्योंकि साथियों से आई होती है, संगठन कोई भी अकेला आदमी नहीं चला सकता। पार्टी के लोग जो साथी होते हैं वही सब चलाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी कोई बड़ी नहीं थी। तो मतलब आशीर्वाद पूरा था ओम प्रकाश चौटाला साहब का, बिल्कुल ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी देवीलाल जी का पूरा उनका हमें हमेशा प्यार मिला, हमेशा सहयोग मिला। तो प्रेरणा आपकी देवीलाल जी भी रहे आपने कहा, लेकिन चौटाला साहब के साथ किस तरीके से आपकी ट्यूनिंग थी, उनके साथ किस तरीके से काम करने की? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ बहुत लंबा समय हमने गुजारा और मुझे खुशी है कि वो एक मजबूत नेता के साथ मैंने इतना समय गुजारा। और ठीक है कि कई बार परिस्थितियां इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, वो एक अलग मैटर है। कई बार उनको बदनाम भी बहुत करने के प्रयास किए गए, परंतु मेरा एक मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला साहब को बदनाम करने के, हरियाणा प्रदेश के लिए और खास तौर पे स्टेट के हित में वो बहुत सोचते थे और वो एक बहुत बड़े संगठन करता थे। ऑर्गेनाइजिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं था और उनकी जो मेहनत थी वो भी वो बहुत करते। तो आप बहुत लंबे समय आईएनएलडी में रहे और आपने संगठन में भी काम किया, आपको चुनाव भी पार्टी ने लड़वाया, चुनाव जीते भी, तमाम तरीके के अप्स एंड डाउन्स भी आपने देखे पार्टी में, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा। एक चीज जो सदैव देखने को मिली या सदैव सीखने को मिली इंडियन नेशनल लोकदल से, वो क्या थी? इंडियन नेशनल लोकदल से मैंने बताया ना कि चौधरी देवीलाल का मैंने आपको बताया कि आम आदमी को राजनीति में लाना, और दूसरा जो संगठन था उनका वो इतना मजबूत था कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए पार्टी में हमेशा उनको पूरा सम्मान मिलता था। और मैं लगातार 15 साल तक मई 2014 के से लेके और 2019 तक स्टेट प्रेसिडेंट रहा। और मैंने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रह के, उसके बाद उनके जेल जाने के बाद अभय सिंह के साथ रह के कार्यकर्ताओं के जहाँ सम्मान किया वहीं पार्टी को ऊपर उठाने के भी हमने प्रयास किए। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। एक बार ऐसी परिस्थितियां आई कि पार्टी और परिवार दो फाड़ हुआ, तो उससे कार्यकर्ताओं में निराशा आई, जिसकी वजह से मुझे भी मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। तो आपने भी ये परिवार की टूट की वजह से ही पार्टी छोड़ने का फैसला किया? कार्यकर्ताओं का दबाव था, जो हमारे लोकल कार्यकर्ता थे, तो वो इस स्थिति में आगे भी अब क्या करें। तो क्योंकि वो समय था जब इंडियन नेशनल लोकदल ये कहती थी कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम बहुत मजबूत हैं। ऐसे में परिवार का टूट जाना, बिखर जाना, और फिर दोनों को ही निश्चित रूप से उस समय बीजेपी से लोग बहुत परेशान थे और सरकार बदलना चाहते थे। बीएसपी के साथ आईएनएलडी का अलायंस हो गया था, तो एक पूरे हरियाणा में एक हवा थी कि इस बार सरकार आईएनएलडी बीएसपी की आएगी। परंतु बीच में परिवार के टूटने से, पार्टी के दो फाड़ होने से लोगों को निराशा लगी और उसका नतीजा निकाला बीजेपी दूसरी बार आई। इंडियन नेशनल लोकदल ने एसवाईएल को लेके भी बहुत संघर्ष किया। राजीव लोंगोवाल समझौता जब हुआ तो उसके बाद सड़कों पे तमाम आईएनएलडी के कार्यकर्ता भी आ गए। धर्मवीर सिंह जी जो सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो मुझे कह रहे थे कि भाई हमें तो देवीलाल जी ये सिखाते थे कि लोगों को बहका लो, समझाओ मत। धर्मवीर जी क्या कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने कब कहा कि बकाओ ये करो। परंतु जहां तक एसवाईएल की बात है, एसवाईएल की और पानी की लड़ाई मैंने देखा उन्होंने भी लड़ी है।
परंतु पानी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है जो बंटवारे में हमें मिला हुआ है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 के बाद जब आ गया, उसके बाद तो सरकार को माननी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, केंद्र सरकार ने भी हस्तक्षेप किया, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठे, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ ही नहीं, दिल्ली में मीटिंग्स हुई मीटिंग नहीं। ये जो आज की सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये हरियाणा का पक्ष कमजोर कर रहे हैं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, बात तो करनी थी तो फैसले से पहले करनी थी। जब फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आखिर हमारा देश संघीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अगर एक प्रदेश कहेगा कि मैं तो मानता ही नहीं, देश के संविधान को नहीं मानता, देश के कानून को नहीं मानता, तो फिर कैसे चलेगा? तो ये इस प्रदेश की सरकार की कमजोरी है कि केंद्र सरकार से जो फैसला है वो लागू नहीं कर पाए। आपका कांग्रेस में जाना, और कांग्रेस में जाने के बाद हालांकि लगातार लोग यही कहते रहे कि भाई सरकार तो 2024 में कांग्रेस बनाने ही जा रही है, आपको एहसास था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, या फिर लग रहा था कि नहीं, जो बातें हो रही है ग्राउंड पे उसमें सच्चाई नहीं है, सरकार नहीं आ सकती? मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की जनता हो, कोई बस में बैठा था वो भी यही कह रहा था सरकार आएगी, रेल में बैठा था वो भी कह रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी। हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार, और हम भी मान रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी। परंतु परिस्थितियां इस प्रकार से हुई कि जिस प्रकार से उन्होंने, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने सारे इंतजाम कर लिए। मैंने तो पूछा था मुख्यमंत्री से विधानसभा से, मैं इंतजाम तो बता दो कौन सी सरकार के जो आपने किए थे जिससे आपकी सरकार आई। हर व्यक्ति मानता था कि भी कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तो कांग्रेस ने कभी मंथन करने की कोशिश की कि भाई क्यों नहीं आई, या फिर बीजेपी पे आरोप लगा देना आसान है तो बस आरोप लगा दो? आपकी बात ठीक है, मंथन हर चीज का करना चाहिए, परंतु जहां तक बीजेपी की बात है, देखो इन्होंने भी पूरी इस प्रकार से है कि आप लोगों ने फर्जी वोट बनवा लिए, आपने दूसरों के वोट कटवा दिए, आप लोगों ने ईवीएम का भी इस्तेमाल किया, तो वो तो करा ही करा। परंतु कहीं जहां तक मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि और क्या कारण रहे हैं, करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आज तक भी नहीं हुआ है। गुटबाजी देखिए 2024 के चुनाव में भी खुलकर देखने को मिली। आपको लग रहा है गुटबाजी कांग्रेस की हार का एक बड़ा? गुटबाजी तो देखो हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी है। आपने देखा नहीं, राव इंद्रजीत और बीजेपी की गुटबाजी तो हम हर रोज बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण पाल गुर्जर और उनकी, आपके विपुल गोयल का आपने सुना उनकी गुटबाजी से ज्यादा नुकसान पार्टी को नहीं होता, क्योंकि दबी जबान में बोलते हैं। आप वाले खुले मंच पर आ जाते हैं। ये कुछ दबी जुबान में थी कि 20 मिनट पहले तो विपुल गोयल उद्घाटन करके आते हैं, 20 मिनट बाद कृष्ण पाल गुर्जर जाके करे आते हैं। अरे मंच पे एक दूसरे के खिलाफ इंद्रजीत और नरवीर बोलते हैं, तो ये दबी जुबान नहीं। परंतु मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, तो इकट्ठा चुनाव लड़ा, कहीं कमी रही है उसका मंथन होना चाहिए। लेकिन आज तक मंथन नहीं हो रहा है। तो बड़े नेता जानते हैं, मैं तो ये पार्टी का छोटा कार्यकर्ता। आप एक दिग्गज नेता हैं। और नहीं, मैं तो पार्टी की जिम्मेवारी जो मुझे मिली हुई है विधानसभा में, जब तनेसर के लोगों ने दी है, तनेसर के लोगों की आवाज और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज जरूर उठा। क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही थी, बहुत लंबा इंतजार भी हालांकि करीब 1 साल का हरियाणा के लोगों को करना पड़ा। उस वक्त भी अशोक अरोड़ा का नाम खूब चला कि भाई शायद अशोक अरोड़ा को कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बैठाएगी। तो आपसे कोई पार्टी की चर्चा इस पूरे आप लोगों की मेहरबानी थी, मीडिया ने मेरा नाम उठा रखा था, परंतु मैं तो मैडम आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ कि मैंने 11 चुनाव लड़े हैं, 9 मैंने चुनाव लड़े हैं INLD से, और दो लोकसभा के लड़े हैं 9। मैंने कभी आज तक टिकट तक नहीं मांगी, पद नहीं कभी भी मांगा। अच्छा, कभी INLD में रहते हुए कभी कोई टिकट नहीं मांगी? कभी टिकट नहीं मांगी, कभी पद नहीं मांगा। और यही कांग्रेस में मैं तो कभी AICC के ऑफिस में भी तब गया हूँ कभी कोई मीटिंग हुई हो। अच्छा, तो मैं तो आज तक अकेले में राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी, उनसे कभी मिलने नहीं गया। जहाँ वैसे पार्टी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो तो जरूर हो जाए। तो मैं तो कभी, मैं ये मेरा मानना है कि यार इंसान का काम है कर्म करना। हम कर्म करते हैं, अगर उनको लगेगा कि इन अशोक अरोड़ा को कोई पद देने से फायदा है तो
करना चाहिए। और अगर उनको लगे कि इसको मत देने से या किसी और को भी देने से पार्टी का नुकसान, तो कोई कितना ही बड़ा नेता हो उसको नहीं देना। तो कभी आपने राहुल गांधी जी को भी मिलने की या कुछ मांगने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा ना भी, अब जैसे कुरुक्षेत्र आए, हमने उनका वेलकम किया। पहले 3 बार आए कुरुक्षेत्र, मैं एमएलए के चुनाव लड़ रहा था, जब भी आए, यात्रा में भी आए, अब प्रशिक्षण शिविर लगा, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। परंतु मेरा कहना है कि मैं स्पेशली नहीं गए, कभी इस प्रकार से मिलने नहीं। तो स्पेशली आप सिर्फ हुड्डा साहब से ही मिलते हैं? स्पेशली हुड्डा साहब से मिलने जाते हैं? हुड्डा साहब, क्योंकि वो भी एमएलए है, मैं भी एमएलए हूँ, और हरियाणा के नेता हैं वो हमारे, उनसे मिलते रहते हैं। ओके, तो क्या रणनीति बनानी है, कैसे रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों को लेके आप लोगों की बातचीत निश्चित रूप से वो काफी इज्जत करते हैं, पार्टी का हर कार्यकर्ता इज्जत करता है, और जो पार्टी के हित में और प्रदेश के लोगों के हित में हो, वो बात में उनको जरूर कहता हूं। तो अभी राज्यसभा चुनाव हमने देखा, कांग्रेस पार्टी को बार बार सब बोल रहे थे कि भाई विधायक आपके जाएंगे इधर उधर, जरा संभाल लीजिए। संभालने की कोशिश भी आप लोगों ने बहुत की, लेकिन फिर भी 5-5 क्रॉस वोट। मैडम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कौन राज्यसभा की चुनाव की नींव जिस दिन तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया था वहीं रख दी थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। नहीं तो राज्यसभा में मेरे को भी बहुत समय वोट डालते हुए, ये संख्या बल का खेल है, जिसके पास वोट ज्यादा है उनके बन जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा, 2009 में हुड्डा साहब की सरकार बनी, हम लोकदल के 31 एमएलए जीत के आए थे। राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटों का चुनाव हुआ, शायद 2010 के करीब, तो उसमें एक कांग्रेस ने खड़ा किया और एक आईएनएल ने खड़ा किया, रणबीर गंगवा जी जीत के गए। 31 एमएलए थे। तोड़ तो अगर भ्रष्टाचार करना होता, बोली लगानी होती, तो हुड्डा साहब भी कर सकते थे, नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2012 में चुनाव हुआ, 2013 में 2 सीट का चुनाव हुआ, एक पे कांग्रेस ने खड़ा किया, एक पे राज्यसभा में राम कुमार कश्यप को खड़ा किया, कभी चुनाव नहीं हुआ। तो हमारे पास अब सहमति होते हुए जब तीसरा उम्मीदवार आया था, उसी समय इन्होंने भ्रष्टाचार की नींव रखी थी, और ये बड़ा प्रजातंत्र के लिए घातक है। और मैं कहता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी कि आज लोग कहते हैं कि विधायक बिक गए। जो जनप्रतिनिधि लोगों की वोट से चुन के आते हैं, आज उनके ऊपर बिकने के आरोप लग रहे हैं। नहीं, आप तो लोगों के नेता बोलते हैं कि भाई 20 करोड़ देने की बात हुई है, 25 करोड़ की डील हुई है, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, हम कानूनी एक्शन लेंगे, हम शिकायत करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। मैडम, मैं तो इस बात में नहीं हूँ कि 20 लिए, 25 लिए, 10 लिए, 15 लिए, और कई एमएलए जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा, जैसे नरेश सेलवाल जी बोले कि मेरे पास भी ऑफर आई थी, रामकरण काला जी कहते हैं मेरे पास भी ऑफर आई थी, और हमारे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी भी कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ में बेच दिए। तो कितना क्या लिया क्या नहीं लिया ये तो वो जानते हैं, परंतु जिस प्रकार से एमएलए जो प्रेजेंट है वो ये कह रहे हैं हमारे 20-20, 25-25 करोड़ की ऑफर आई है, तो निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। तो आप भी हिमाचल में थे, और जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किए, शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इजराइल, इलियास और आपके जर्नैल सिंह, इनका क्या वहाँ पे बर्ताव, रवैया नॉर्मल था? मतलब आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे थे? बिल्कुल एकदम था। बल्कि जिस दिन गए हैं इजराइल जी मेरी बस में थे, और रोजा खुलवाने का टाइम आया तो कहने लगे प्रधान जी रोजा खुलवाना है, तो बस रुकवा के रोजा खुलवाने का काम भी वहाँ पे हुआ। ये शैली चौधरी और अपनी जो रेनू बाला के साथ एक बच्ची थी, वो भी हमारे साथ ही घूमती रही, खेलती रही, तो ये कोई ऐसा बात नहीं थी। और आप भी हमारी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है, बात तो सिर्फ एक है कि पार्टी में रह के आप जिस पार्टी के टिकट पे जीत के आए हो, आपने, अब मुझे इजराइल का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहा था मुझे उम्मीदवार पसंद नहीं आया था इसलिए मुझे वोट नहीं दी। तो ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था कहनी चाहिए थी। बाद में ये कहना, तो ये तो एक किस्म के एक झूठ को छुपाने के लिए कई और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई मैंने हल्के के विकास के लिए दे दिया वोट, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन के मैंने वोट हल्के के विकास के लिए। तो अगर हल्के के लोग वोट देते तो बीजेपी को दे देते, फिर तो विपक्ष की लोड़ नहीं है।
जितने सारे कांग्रेस के एमएलए हैं या इंडिपेंडेंट या लोकदल के एमएलए हैं, सारे बीजेपी में शामिल हो जाओ, हल्के का विकास हो जाएगा। ये कोई बात थोड़ी होती, फिर तो प्रजातंत्र कहाँ बचेगा। लेकिन आपको लगता है कि भाई 5 विधायक तोड़ना मतलब कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती है? बस मैं ये तो वो बता सकते हैं क्यों टूटे हैं, परंतु जिस प्रकार से धन बल का इस्तेमाल हुआ, मैं नहीं मानता कि ये आगे के लिए कोई अच्छे लक्षण है। धन बल का जिक्र बार बार आप लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके नेताओं ने बोला। जिन एमएलए को दूसरे एमएलए जो जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी है, मैंने नाम भी कोट किए आपके सामने, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर आई थी। तो अब आपके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, बीके हरिप्रसाद, इन्होंने कहा भी मीडिया के सामने कि भाई हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, जो हमारे विधायकों को अप्रोच किया गया, जो मैसेज भेजे गए, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो फ़ोन किए गए, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि क्या क्या उनको प्रलोभन देने का काम बीजेपी ने किया है। तो फिर ऐसे में आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग्स भी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर आप प्रूफ की बात करें तो वो प्रूफ देने चाहिए प्रदेश को कि भाई ये बात तो जिन लोगों ने कही है आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, मेरे सामने तो ऐसी बात कोई आई थी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई में दिखा देना चाहिए। क्रॉस वोटिंग का जिक्र तो हर कोई कर रहा है और कह रहा है कि चलो वो लोग गद्दार हैं। कैंसिल वोट की क्या कहानी है? 4 वोट कैंसिल भी तो हुई कांग्रेस पार्टी की, उन लोगों को क्यों क्लीन चिट दे रही है कांग्रेस पार्टी? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने किया, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। पहली वोट तो कैंसिल हुई है परमवीर सिंह जी। मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, काउंटिंग एजेंट भी रहा हूँ राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा चुनाव में जब वोट डली परमवीर जी की, लगभग समय था 2 बजे। अगर कोई सीक्रेसी लिस्ट लीक उन्होंने की है तो 2 बजे ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, वोट नहीं डलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले किरण चौधरी जी की वोट पे ऑब्जेक्शन हुआ था कि सीक्रेसी लीक होगी। मैं उस टाइम पोलिंग एजेंट था। आप 2022 की बात कर रहे हैं? उसमें मैं पोलिंग एजेंट था जब वो हमारे माकन साहब लड़ रहे थे, तो मैं उनका पोलिंग एजेंट था। किरण चौधरी की वोट पे जब दिग्विजय ने ऑब्जेक्शन किया कि इसकी सीक्रेसी लीक होगी, तो वोट वो बाहर रख दी गई थी, बेल्ट बॉक्स में नहीं डाली। वो उसकी वीडियो निकाली गई, उसकी वीडियो निकाल के चुनाव आयोग को भेजी, और आपको ध्यान हो रात को 11 बजे वो वोट डाली गई थी। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन था तो वोट डालते समय होता है। बेल्ट बॉक्स में वोट डाल के कभी वापस निकली है क्या? ये पहली बार हुआ है। बेल्ट बॉक्स में वोट डालने के बाद और उसको निकाल के रिजेक्ट करना, ये रिटर्निंग अफसर ने किया है और इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। ये हो नहीं सकता। मैंने उनको कहा था कि तुम कर नहीं सकते इसको, तुमने तो चुनाव आयोग को भेजना था। अगर तुम्हारे कोई ऐसी थी, अब तो 2 बजे वोट पड़ी, 4 बज के 8 मिनट पे तुम ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तो मैंने नहीं रखता उस चीज को। और उसके बाद में तो आपने भी तो विज साहब की वोट का जो ऑब्जेक्शन लगाया, वो भी तो बाद में लगाया आप लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ मौके पे नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ ये जो था ना, ये सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए था। वो भी गलत था, मैं उसको भी सही नहीं मानता। अच्छा, आपने जो विज साहब को ऑब्जेक्शन किया वोट का, वो गलत था? वो भी गलत है। ये भी जब वोट ही डल ली, वोट डलने का, अच्छा एक बताओ आप, ये तो बेल्ट पेपर की वोट थी, जो ईवीएम की होती कैसे निकालते? तो एकदम मतलब अनडेमोक्रेटिक फैसला था वो। और उसके बाद काउंटिंग एजेंट था मैं। काउंटिंग एजेंट के अंदर रिटर्निंग अफसर पंकज अग्रवाल जी ने 2 वोट ऐसी थी जिस पे ऑब्जेक्शन था इंडिपेंडेंट को और बीजेपी के जो एजेंट थे, उन्होंने उसको साथ बैठे ऑब्जर्वर से बात करके उस वोट को वैलिड मान ला, और हमारी जो ट्रे थी उसमें 2 वोट रख दी। उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन उठा, उन्होंने फिर देखा। ये 5 बार, एक बार पहले 5 बार बाद में 6 टाइम वोट चेक करने के बाद वैलिड की गई, और लास्ट में डिसीजन करते उसको इनवैलिड कर दी। अब क्या कह सकते इसको? और जब उनसे कहा गया कि ये मेरा फैसला कर दिया, ये तो बात है, इससे बड़ी जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो मतलब जो वोट कैंसिलेशन है ये साजिश थी सिर्फ। और कई लोगों को मैं बयान पढ़ता हूँ, कई लोगों की मैं आवाज सुनता हूँ कि वो कैंसिलिंग वाली वोट भी बतानी चाहिए किसकी है।
उन भाइयों से कहूंगा अभी आज तो पता लगा नहीं सका, कोई तुम लगा के दिखा दो कैसे पता लगेगा। तो आपके विधायक की बेचारे परेशान है ना, वो कह रहे हैं कि भाई सभी को शक की निगाहों से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं कह रहा हूँ कौन बता सकता है किसकी है। खुद विधायक ही आपके धरने पे बैठ रहे मैं हैं। आपको कह रहा हूँ कोई भी, मैं खुद काउंटिंग एजेंट था, मैं नहीं बता सकता कि किसकी वोट कैंसिल हुई है, क्योंकि वो जो वोट दिखाई जाती है ना, जो उसका सीरियल नंबर होता है उस पर अंगूठा रख के दिखाई जाती है किसकी वोट कैंसिल है। तो हुड्डा साहब इस राज्यसभा चुनाव में अपनी इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाए? मैडम, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे कोई और नेता हो, चाहे राव साहब हो, चाहे बीके प्रसाद हो, कोई भी कोई जनप्रतिनिधि को पैरों में बेड़ियां बांध के नहीं रख सकता। नहीं रख सकता। ये तो उनकी आत्मा की आवाज है। जिन लोगों ने अपने ऊपर दाग लवाना था उन्होंने लवा लिया। जिन्होंने हुड्डा साहब या पार्टी के साथ रहना तो पार्टी के साथ रहे। ये कोई किसी को बांध के रखता। अब ये जो कई लोग कहते हैं शिमला गए, मैं ये कहता हूँ आप कहीं चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। आजकल वो जमाने चले गए जब बाहर लेके जाते थे, वो फोन होते नहीं थे, किसी से बात होती नहीं थी। अब तो दिन में 100 बार तो बात होती है। तो ये सिर्फ जो पार्टी के साथ दगा करने वाले लोग हैं वो ना तो डाके हैं, न शैलजा जी की हैं, ना वो हैं, वो दागी लोग हैं। उन्होंने बेईमानी पार्टी के साथ की। तो वहां जाके फोन वगैरह किसी से कोई नहीं लिए गए, सबके पास अपने अपने फोन्स थे। तो तमाम लोगों ने आरोप तो हालांकि बहुत सारे लगाए, एक ये भी लगाया और ये भी कहा गया कि भाई जितनी भी चीजें हुई इस पूरे के पूरे प्रकरण में, उसमें हुड्डा साहब की ये कोशिश है कि भाई अपने पाले वाले विधायकों को बचा लो और दूसरे वालों को फंसा दो। सब वो लोग बातें करते हैं टोटल जिनको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं, जिनका मकसद एक ही है कि हुड्डा साहब को गाली निकालनी है, कौन सा तरीका देखा जाए। अब इसमें अगर तुम ग्रुप की भी बात करो तो 3 तो हुड्डा साहब के ग्रुप के थे, फिर उनके नाम क्यों लिए? जरनैल सिंह, इजराइल और इलियास तो हुड्डा साहब के ग्रुप के थे, फिर उनके नाम क्यों आए? ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार बात कह के हुड्डा साहब को बदनाम कर दो। इनका मकसद घुमा फिरा के हुड्डा साहब को गाली निकालना है बस। तो कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब की लड़ाई की वजह से वाकई में कांग्रेस कमजोर हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों इकट्ठे पार्टी ने चुनाव लड़ा है और 37 MLA हैं। कमी मैंने पहले शुरुआत में कही थी, जो कमी रही उसका मंथन करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कमी रही 2024 में सरकार न आने की वजह से? मेरे हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी का फार्मूला है सीटिंग गेटिंग का, सबसे बड़ी कमी है। आपने सजेशन दिया था कि भाई ये फॉर्मूला सही नहीं, जहां मैं दे सकता था वहां दिया था। जहां तक मैं दे सकता था वहां मैंने दिया था और उन्होंने मुझे आगे से जवाब मिला था कि कांग्रेस में सीटिंग गेटिंग चलती है। तो ये सेटिंग गेटिंग ले डूबी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मैं नहीं कहता ले डूबी। MLA जितने भी हैं, परंतु आपने कहा कि आपके मैं तो व्यक्तिगत राय है, मैं भी रॉन्ग, मैं ये थोड़ी है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन आपके नेता भी, मेरे अपनी राय की बात नहीं, ठीक है, आपकी बिल्कुल निजी राय है और हर किसी की वो निजी राय होती भी है। लेकिन आपके नेता ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब को ठेकेदारी दी गई थी कि भाई सरकार 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनवानी है, सारी जिम्मेदारी हुड्डा साहब के कंधों पे थी। लेकिन अगर सरकार नहीं आई तो हुड्डा साहब की कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। सरकार नहीं आई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि भाई हुड्डा साहब की वजह से नहीं आई। लोग बनाते हैं। 5 MP जब जीते थे जब भी तो हुड्डा साहब ही थे। 2 बार सरकार हरियाणा में लाए थे जब भी हुड्डा साहब थे। सरकार लाने की जिम्मेवारी सभी नेताओं की होती है। सभी नेता इकट्ठे चलें, उन सब की उतनी जिम्मेवारी है जितनी हुड्डा साहब की थी। तो परंतु किसी एक व्यक्ति को ये दोष देना कि इसकी वजह से सरकार नहीं आई, मैं इसको ठीक नहीं मानता। आपको लगता है ये गलत है? तो हुड्डा साहब से आपकी सामूहिक जिम्मेवारी है। अब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फैसले तो ठीक तो हो जाए तो सरकार के फैसले हैं। अगर गलत हो जाए, कैबिनेट कोई गलत निर्णय ले ले तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर आए नहीं, वो सारी कैबिनेट की जिम्मेवारी है। लेकिन लोग तो यही कहते हैं ना कि भाई सैनी साहब की सरकार में ये हो गया या खट्टर साहब की सरकार में हो गया। मैं कह रही या हुड्डा साहब कहते थे मेरी सरकार थी, अच्छा तो हो जाए, हरियाणा नंबर 1 था तो हुड्डा की सरकार में हुआ। मैं कह रहा यही मैं इसको भी ठीक नहीं मानता।
जिम्मेवारी सामूहिक होती है, चाहे सफलता की हो चाहे विफलता की। तो मतलब ये कह देना कि सिर्फ हुड्डा साहब ही जिम्मेदार थे, ये गलत है। मैं गलत मानता हूँ उसको। सामूहिक जिम्मेवारी है। तो ये रणदीप सुरजेवाला से आपकी मुलाकात होती है, आप मिलते हैं? हाँ, भाई है छोटा मेरा, मिलते रहते हैं, मेरे जिले से भी है, कट्टे जिला था हमारा। तो भाई से भाई वाली बात होती है या भाई से? ना, बिल्कुल एकदम। मेरा विद इन पार्टी किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। तो कांग्रेस वाले ये आरोप भी लगाते हैं कि अगर आप जैसे हुड्डा साहब के करीब हैं, आपने रणदीप सुरजेवाला से बात कर ली या आपने कुमारी शैलजा से बात कर ली, तो हुड्डा साहब नाराज हो जाते हैं कि भाई ये गलत है। 2019 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद एकदम कोरोना आ गया। उसके बाद कोरोना में 2020 के करीब शायद आया, 21 में आया वो। तो रणदीप सुरजेवाला ने सारे डॉक्टर्स को कोई कोरोना के बचाव के लिए सामान बांटना था। मैं सारे कुरुक्षेत्र में उनके साथ गया। मेरे को भी नहीं कभी हुड्डा साहब ने रोका। दादूपुर नलवी नहर जब बंद हुई, हमने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मंडियों में जीरी की पीछे की जीरी की बात है, जब एमएलए बनने के बाद जीरी का जब धान घोटाले की चर्चा हो रही थी, मैंने और उन्होंने इकट्ठे मंडी में जाकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरे को कभी हुड्डा साहब ने रोका। शैलजा जी के साथ जब प्रेसिडेंट के तौर पे आती थी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जम्मू में नहीं गए। अब भी शैलजा जी कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम में आए थे, उनके साथ बैठे थे। कोई मेरा आपकी पर्सनल लेवल पे किसी से कोई कभी ना, मुझे ये तो नेशनल पार्टी है। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में रहता था। लोग ये क्या कहा करते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे नेता हैं कि कोई उनका नेता दूसरी पार्टी के नेता से बात भी कर लेना तो उसके कान खाए देते हैं। मेरे को दोनों ने कभी नहीं रोका। तो आपके कान कभी नहीं? आप जिस पार्टी में हो, आप जिस नेता के साथ हो, उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए पार्टी और नेता के प्रति। आप कहाँ जा रहे हैं, कौन आपके पास आ रहा है, अगर इस बात की बंधक हुई फिर तो हम बंधुआ मजदूर हैं। लेकिन अरोड़ा साहब, ये बात तो आप मानेंगे ना कि जो अलग अलग गुट कांग्रेस में बने हुए हैं, इनके गुटों की वजह से कांग्रेस का एक आम जो कार्यकर्ता है उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये परेशानी है। सारे अब पार्टी को मजबूत करने पे अपने अपने स्तर पे लगे हुए। राहुल गांधी हरियाणा आते हैं चुनाव के बाद, बार बार कहते हैं कि भाई गुटबाजी नहीं चलेगी। तमाम बड़े नेताओं को कह दिया जाता है कि अगर गुटबाजी हुई अब तो आगे से फिर कांग्रेस पार्टी कड़ा मैसेज दिखाएगी, एक सख्त एक्शन लेगी। वो बातें भी समझ नहीं आती कांग्रेस के नेताओं को। इकट्ठे तो हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? सारी पार्टी इकट्ठी है, दिख नहीं रही ना इकट्ठे, आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ नहीं दिख? कुमारी शैलजा, राहुल गांधी जी की यात्रा ही सारे इकट्ठे नहीं थे। वो तो मजबूरी में करना भी पड़ता है जब ऊपर से प्रेशर आ जाए। देखो, जो एआईसीसी का प्रोग्राम होता है या पीसीसी का प्रोग्राम होता है, वो सभी नेता मिलके इकट्ठे करते हैं। बाकी इंडिविजुअल प्रोग्राम तो ब्रजेंद्र सिंह जी की भी यात्रा चल रही है, वो कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। किसी का अच्छी लग रही है आपको सद्भाव यात्रा ब्रजेंद्र सिंह? मेरा कहने का मतलब, जो व्यक्तिगत किसी का प्रोग्राम है वो कुछ करे। हम भी अपने हल्के में व्यक्तिगत हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम भी करते हैं, अपने हल्के का दौरा भी करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह की साथ लगते हैं, पेवा में चले जाते हैं, शाहबाद में चले जाते हैं। परंतु जहां तक पीसीसी और एआईसीसी का प्रोग्राम है, उसमें सभी नेता मिलकर करते हैं। तो ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ठीक लग रही है आपको? क्या फीडबैक मिल रहा है? जो मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। कांग्रेस के झंडे के नीचे कर रहा है। आपसे बात हुई? नहीं, मेरी बात होती रहती है ब्रजेंद्र सिंह से होती रहती है। ब्रजेंद्र से तो मेरी कमी है, ब्रजेंद्र सिंह से होती है। तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई आप भी यात्रा में आइए, मजबूती मिलेगी यात्रा को या पार्टी को मजबूती मिलेगी? कोई मेरी जो उनसे बात होती है, जरूरी थोड़ी है कि हर बात बतानी होती। नहीं, हर बात नहीं पूछ रही मैं, यात्रा को लेके उन्होंने कहा कि आमंत्रित किया आपको कि आप आइए यात्रा में। यात्रा में आई, कुरुक्षेत्र में अच्छा स्वागत हुआ उनका। आपने नहीं किया? मैं था नहीं वहाँ। अच्छा, अगर होते तो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि कह रहे हैं ना हुड्डा साहब कंट्रोल कर रहे हैं विधायकों को, यहाँ पे भी रोक रहे हैं कि नहीं ब्रजेंद्र की यात्रा। तो किसी ने आज तक रोका नहीं रोका है। मैं तो यहाँ या नहीं, मैं तो कहा मैं लोकदल में रहा, उन्होंने कभी रोका। चाहे अजय सिंह जी थे, अभय सिंह जी थे, चाहे वो थे, पूरा सम्मान होता था। इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना आज भी वो परसेप्शन है कि भाई जब आईएनएलडी राज था तो बहुत ही गुंडागर्दी थी, बहुत ही दहशत थी हरियाणा के लोगों में और बहुत ही डरा के रखते थे। ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं था, प्रचार ज्यादा था। ऐसा कुछ नहीं था, प्रचार ज्यादा था। प्रचार ही प्रचार था। तो कहते थे जो पसंद आ जाता था रख लेते थे। सब बेकार की बातें।
किसी की गाड़ी ले लेते थे तो मैं किसी कहा का सभी घर, बेकार की बातें हैं, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं अभय चौटाला, तो आज भी बहुत ही सख्त तेवरों के साथ लोगों से बात करते हैं, और बात करने का स्टाइल भी शायद उनका ऐसा ही। आपको लगता है कि अगर थोड़े पोलाइट हों तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएं उनके साथ? अपना अपना स्वभाव होता है, हम्म ये तो उनका ऐसा स्वभाव है। अब आईएनएलडी का भविष्य कभी देख रहे हैं कि भाई चमकेगा या अच्छा राजनीति में मैडम, कुछ? तुम INLD ने छोड़ के और प्रदेश से जुड़े मुद्दे पूछ लो ना, हम्म और बहुत मुद्दे हैं नहीं, वो तो प्रदेश में। पूछेंगे क्योंकि आप नहीं, आप आईएनएलडी में INLD रहे हैं। छोड़ दो, हम्म? छोड़ो कल की बात पुरानी आगे कर लो। तो कोई भविष्य आईएनएलडी का नहीं है नहीं, मतलब? मैं क्यों कहूँ, पार्टी अपने जोर लाती है अपने लिए, भविष्य तो लोग तय करते हैं। लेकिन आपको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इतनी आज के मजबूती दिन नहीं है? आज के दिन क्या है कि देखिए, लोग बीजेपी की सरकार को बदलना चाहते हैं और विकल्प कांग्रेस पार्टी। बीच में तो आपका भी बहुत, ये भी लोगों ने नाम चलाया शायद वापसी आईएनएलडी में करने के लिए आप तैयार हैं। चर्चाएं कुछ चली थी या बस ऐसी हवाई बातें? मैंने सुनी नहीं कभी चर्चा ऐसी। हमने नहीं सुनी। ये हमारे तो बहुत ये ना, चर्चा मैंने सुनने किसी में, से सुनी नहीं, आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने नहीं सुनी। वैसे मेरे भाई की तरह है, बेसिकली दोस्त है, भाई है, छोटा भाई है हमारा। कोई तो वैसे अभय चौटाला से अभी भी हाँ, बातचीत होती है? बिल्कुल, मेरे पड़ोस में तो रहते हैं, हम्म साथ वाला ऑफिस फ्लैट उनके तो है। हाँ, तो मतलब मिलते हैं, बातचीत होती है। तो पार्टी वाइज कोई ऐसा मतभेद ना, नहीं? ऐसा कोई नहीं है। कोई मतभेद? मेरे दोस्त हैं, वो भी हैं, रामपाल माजरा जी, उनके स्टेट अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई की तरह। हमेशा जब भी आते हैं हम इकट्ठा लंच करते हैं। क्योंकि 29 में सरकार बनाने को लेके बहुत ही आश्वस्त हैं अभय चौटाला जी। हर पार्टी के नेता को अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहिए कि अगली सरकार हम बनाए, नहीं तो कौन रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार 3 बार से कह रही है सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। सरकार बनाने का कोई दूर दूर तक भी प्लान 2029 नहीं में कर रहे? पक्की बनाएंगे। पक्की बनाएंगे? बस आप कहने के लिए पंप दे रहे हैं कि बस कार्यकर्ताओं ना, 2029 जोश भर के रखो। 2029 में पक्की बनाएंगे, 2029 में पक्का बनेगी। पक्का बनाएंगे। किरण चौधरी ने कहा हाल ही में कि भाई सपने देखना भूल जाओ कांग्रेस किरण वालों, चौधरी ने 40 साल तक अब बीजेपी रहने वाली किरण है। चौधरी ने भी बहुत सपने लिए थे मुख्यमंत्री के, वो भूल गई है। किरण चौधरी जी जब कांग्रेस में होती थी, कुलदीप बिश्नोई जी जब कांग्रेस में होते थे, तो हमेशा मुख्यमंत्री की बात करते थे। आज खाली बेटी की बात करते हैं कि मैं श्रुति को आपके पास छोड़ रही हूँ। आज कहाँ गए मुख्यमंत्री याद आवे, उन्होंने छोड़ दिया सपने लेने। मतलब बीजेपी है सपने ज्यादा बड़े देखने नहीं देती, या फिर बीजेपी में जाके सब सीधे हो जाते हैं? बीजेपी में जाके सपने लेने छोड़ के यहाँ ले रहते। अब सपने उनके पूरे नहीं हुए, सपने छोड़ दिए। हमारे तो सपने अभी हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, सपना है और विश्वास है कि वो हो विश्वास से पाएगा। बनाएंगे। अब ग्राउंड पे क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम नेता आजकल कम से कम कुछ तो विपक्ष की भूमिका में नजर आने लगे हैं। मंडियों में लगातार तमाम कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुझे हैरानी होती है कि किस प्रकार से नए नए तरीके लाते हैं किसान को परेशान करने के। जब सरकार के पास पूरा ब्यौरा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे, उसके हिसाब से उनके गेट पे कटने चाहिए। पहले भी कटते थे, अब उसको बायोमेट्रिक करो, ट्रैक्टर में 3 के नाम ले आया, उनकी तीनों की फोटो होनी चाहिए। अब मंडियों में जाम लग जाएगा, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार के डिसीजन सरकार पता नहीं क्यों लेती है। सरकार केवल जो धान घोटाला पिछले 10 साल से हो रहा था, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल थे, अब उनको एक जस्टिफाई कर रहे हैं कि अब हमने नए तरीके अपना ले, आग नहीं आग होने देंगे। तो पिछले की तो पहले जांच करा दो। क्योंकि मैंने श्याम सिंह राणा जी से भी ये सवाल पूछा, वो कह रहे हैं भाई क्या कांग्रेस को प्रॉब्लम है, जानबूझ के इस तरीके की बातें कर रही है, किसानों को दिक्कत ना है, किसानों का वाकई में भला हो, इसलिए हम नए रूल्स लेकर आए। मैडम कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है और हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो दिक्कत होगी उसकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हम उठा रहे हैं। आज किसानों को दिक्कत, और मुझे हैरानी है कि श्याम सिंह राणा एक बहुत अच्छे किसान है, खुद किसान है, और मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक उन्होंने मैंने इकट्ठा काम किया। आज पता नहीं किस दबाव में वो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो खुद जानते हैं कि आज किसान को कितनी परेशानी। वो कह रहे हैं भाई बायोमेट्रिक को लेके विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बायोमेट्रिक किस लिए? कह रहे हैं भाई जब विधायक भी, अगर एक कोई पूर्व विधायक भी पेंशन लेने जाएगा तो उसको भी बायोमेट्रिक वेरीफाई करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक किस लिए? जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पोर्टल में चढ़ी हुई है, उसकी जरूरत क्या है? अब वो फसल बेचने कोई जाएगा तो उसकी अगर पोर्टल पे है
तो फसल बेचने आज तो ट्रैक्टर सारों के पास नहीं है, ट्रैक्टर किराए का भी लेके जाएगा, ट्रैक्टर का नंबर दो जी, ट्रैक्टर में कौन जाए उसकी फोटो दो जी। जो कह रहे किसी एक की फोटो दे दो, जरूरी नहीं है कि आपको खुद ही आना पड़े। मैं कह रहे वही कह रहा ना भाई, आप फोटो की जरूरत क्या है? जब आपके पास आपकी गिरदौरी के हिसाब से पोर्टल में दर्ज है कि आपके इतनी फसल पे गेहूं लगी हुई है, इतनी पे ये लगी हुई है, और आजकल तो सारा कुछ सैटेलाइट से देखते हैं, तो फिर इन चीजों की क्या जरूरत है? पर खेत में पुराली जड़े उसको तो सैटेलाइट से देख रहे हैं, और खेत से गेहूं आ रही है वो नहीं दिख रही। कह रहे हैं हम तो टेक्निक लेके आ रहे हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी आए, किसान अडेप्ट तो करे। कह रहा बेचारे की मजबूरी है, बीजेपी में जाके फंस रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छा किसान था, किसानों के साथ खड़ा होता, परंतु क्योंकि आज मिनिस्टर है उसको पक्ष रखना पड़ता। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब सीधी बारिश पड़ती है तो फसल को नुकसान नहीं होता, वो तो अच्छी होती है सीधी बारिश फसल के लिए। मुझे इसी बात की हैरानी है। देखिए मेरा एक मानना है कि बरसात का जो है अल्टीमेटली फायदा होता है। तो अगर खड़ी फसल पे, पकी हुई फसल पे आज काटने की फसल होगी और कई बार कट जाती है, उस पर बरसात पड़ेगी तो कैसे उसका बढ़ जाएगी, घटेगा ही, तो नुकसान तो होगा। किस बात की वो कह रहे हैं आंधी से नुकसान हो सकता है, होता ओलों है। से हो सकता है, लेकिन सीधी बारिश से नहीं होता है। ये राणा साहब कह रहे हैं, श्याम सिंह राणा साहब, बरसात का नुकसान मैं मानता हूँ कि बरसात का नुकसान नहीं होता, ओले से नुकसान होता है, आंधी से नुकसान होता है, परंतु आंधी का नुकसान भी तभी होगा जब बारिश पड़ेगी। खाली आंधी आ जाओ बारिश ना पड़ो तो क्या नुकसान है? बारिश आएगी जब नुकसान होता है। तो किसानों को लेके ही, हालांकि किसान आंदोलन के वक्त अपनी नाराजगी जताते हुए बीजेपी को छोड़ भी दिया था श्याम सिंह राणा साहब ने, और किसानों के आंदोलन का समर्थन भी किया था। बाद में चलिए घर वापसी हो गई, उनको मना लिया गया या जो भी हो गया। आपको लग रहा है कि बतौर कृषि मंत्री जस्टिफाई कर रहे हैं अपने काम को? एज ए मैन श्याम सिंह राणा जी बहुत अच्छे आदमी, एज ए किसान बहुत अच्छे आदमी है, परंतु जिस प्रकार उनके राज के होते हुए धान घोटाला हुआ है, जिस प्रकार अब लोगों को तंग किया हुआ है, तो इसमें श्याम सिंह राणा भी उतना ही जिम्मेवार है। धान घोटाला सदन में भी हमने देखा, खूब इसको लेके आप लोगों ने सवाल भी पूछे और साफ तौर पे कहा कि भाई ये घोटाला है। बार बार आप कहते रहे, हम भी सवाल पूछ रहे थे सरकार से, और सीएम साहब ने कहा भी कि हालांकि घोटाला जिस तरीके से कोई चीज़ नहीं है, बट हाँ कुछ अनियमितताएं पाई गई और हमने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। संतुष्ट है जो कार्रवाई अब तक हुई धान घोटाले पर? मैं तो विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बार लाया था धान घोटाले पे, और इससे पिछले सेशन में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपके अपने हल्के में भी धान का नमी के नाम पे लूटा जा रहा है, तो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक किसान ले आओ। अब उन्होंने खुद उस जवाब में कहा कि हमने 38 जो है मार्केट कमेटी के सचिव को चार्जशीट किया है। आप ये मान लो मैडम कि हरियाणा प्रदेश में 38 मार्केट कमेटी के सचिवों को चार्जशीट किया है, तो पूरे प्रदेश में घोटाला है। 38 कोई छोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। एक जिले में 4 मंडी या 5 मंडी होती है, अरे इस प्रकार तो 8 जिले हो गए, इतने जिले धान के होते हैं। तो ये जो घोटाला होता है, इसकी सभी की मिली भगत और सत्ता से जुड़े लोगों के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बाहर से चावल लेकर लाते हैं और चावल को राइस मिल में लगा देते हैं, और जो धान यहाँ से लेते हैं वो मार्केट में बेच देते हैं। ये इतना बड़ा घोटाला है। तो मतलब इसको लेके आप लोगों ने आवाज उठाई, तभी बीजेपी ने कोई एक्शन लेने की बात करी? मैंने तो हमेशा उठाई। सर अभी भी आपको लग रहा है कि जो एक्चुअल कल्परेट है उसको पकड़ने का काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल। इसकी अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराएंगे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्ता से जुड़े लोग, मतलब बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने का काम किया जा रहा है, वही लाके। हम देख रहे हैं प्रदेश में आए दिन थ्रेट मेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, स्कूलों को बार बार धमकी मिल रही है बम से उड़ाने की, गैंग्स भी बहुत सारे एक्टिव हैं, और भी तो सीएम साहब को धमकी दे दी गई मेल के जरिए। क्यों ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? हरियाणा प्रदेश में ये थ्रेटिंग के अलावा अपराध लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार की थ्रेटिंग तो अब थोड़े दिन से शुरू हुई है, परंतु हमारे यहाँ व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, आईलेट सेंटर के लोगों को रोजाना कितनी धमकियां आती हैं पैसे मांगने की, और बहुत लोग ऐसे हैं जो मंथलियां दे रहे हैं। आपके पास आते हैं ऐसे कोई लोग? मैं कह रहा हूँ
खुद मुख्यमंत्री का हल्का है लाडवा, वहां के एसएचओ ने कहा कि हमने 9 लोगों को सिक्योरिटी दी हुई है जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं जाके पैसे दे आते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे सरकार को बहुत जोर देके सख्ती से, अपराधी कोई हो, इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं, सभी को मिलके हरियाणा में अपराध को। लेकिन सरकार ने तो बीच में बहुत सारे एक्शन लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए और तमाम अपराधियों को पकड़ के जेल में भी डालने की साथ कोशिश में की। एक तरफ तो ऑपरेशन चलाते हैं और विधानसभा में जो इनसे पूछे जाते हैं तब कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। दोनों में अपडेट कैसे? विधानसभा में सरकार ये भी कहती है कि भाई कांग्रेस को बोलो कि सुनने की हिम्मत रखे, सवाल पूछते हैं तो जब हम ठोक के जवाब दे रहे हैं, हम साफ साफ डिटेल्ड आंसर देते हैं तो भाग जाती है। 3-3 घंटे मुख्यमंत्री को सुनते हैं। इस बार गवर्नर एड्रेस की स्पीच मुख्यमंत्री जी की निकलवा लो और मेरी भी निकलवा लो। मैं लगभग 45-47 मिनट बोला, जो मुख्यमंत्री को सवाल किए उसमें एक का भी जवाब नहीं दिया। बात तो हम हरियाणा की करते हैं, वो कभी जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, टर्नर पे पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से जो पूछा जाता है उसका जवाब ना देके केवल अपना ये बनाना कि मैं कितना लंबा बोल रहा हूं, तो ये सुनने के लिए विपक्ष वहां बैठता। विपक्ष तो लोगों की आवाज है, जो लोगों की दिक्कत है वो तो बतानी चाहिए उनको। आप कह रहे हैं कि कोई ठोस आंसर नहीं होता है इसलिए आप लोग जाते हैं? कोई जवाब ही नहीं होता, देते ही नहीं, किसी चीज का जवाब देते। हमने बार बार मांगते नहीं देते। तो आप लोगों के पास अब क्या काम है, क्योंकि आपने संगठन में बहुत ज़्यादा काम किया है और आप जानते हैं कि संगठन की ताकत कितनी ज़्यादा है। करीब 11 साल बाद जाकर कांग्रेस ने हरियाणा में अपना संगठन बनाना शुरू किया, बनाया भी, और अब काफ़ी हद तक उस पर काम आगे बढ़ रहा है। 2029 में आपको लग रहा है यही संगठन आपको मजबूती देने का काम करेगा? ये अभी तो संगठन की शुरुआत हुई है, अभी तो केवल जिला प्रधान बने हैं या जिले की। तो जब तक आप संगठन को बूथ स्तर पे नहीं ले जाओगे, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, पार्टी की जो नींव होती है वो कार्यकर्ता होता है, पार्टी का संगठन होता है, और संगठन अगर मजबूत होगा तभी आप लड़ाई लड़ सकते हो। पिछले चुनाव में भी कमी संगठन की खड़ी, और मुझे अब लगता है कि पार्टी ब्लॉक स्तर पे भी संगठन खड़ा करने जा रही है। तो ये कॉपी करने का आइडिया तो नहीं है? क्योंकि बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को तो मालूम ही नहीं था संगठन क्या है, ये तो हमारा देख के उनको पता चला कि पन्ना भी कुछ होता है, बूथ भी कुछ होता है, और यहाँ पे भी संगठन बनाने की जरूरत है। आज ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाकर, आज ये लोग प्रजातंत्र को पैरे तोड़े रोंद के, आज जितनी ऑटोनमस बॉडी हैं उनका दुरुपयोग करके सत्ता में पैसे के बल पे आज ये बात करते हैं। अगर यही बात हम इनसे पूछें कि 2009 में तो बीजेपी का संगठन था, जब 2,000 वोट आए थे हरियाणा में, उस टाइम भी तो संगठन का इसी तरह का था। ये तो वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी है। आज इनको ये मजाक सुनते हैं, नहीं तो इनका संगठन हमने देखा है कि इनकी जो मीटिंग होती थी ना, एक छोटे से कमरे में हो जाया करती थी, इससे ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। अच्छा, लेकिन अब उस जगह से उठा के अपनी पार्टी को उस मुकाम पे लेके गए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये लेके गए हैं, परंतु अगर ये कहना कि कांग्रेस का जो संगठन नहीं है, ये भी गलत है। सुभाष सुधा जी से आपके रिश्ते कैसे हैं? मेरा भाई है, भाई है हमारा। प्यार बड़ा सामने दिखता भी है आप लोगों का। नहीं, देखो बात सुनो, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई उससे नहीं है, हमारी तो मुद्दों की लड़ाई होती है। मैं तो किसी से व्यक्तिगत द्वेष कोई रखता नहीं। हम जो जहां जहां कमी होती है उसको उठाते हैं, उनके खिलाफ भी उठाते हैं। जहां उन्होंने कोई अच्छे काम करे होंगे तो उनको कहते हैं, परंतु 10 साल वो MLA रहे हैं, 10 साल में ऐसा कोई भी कुरुक्षेत्र में काम नहीं गिना सकते जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश से किया, सरकार से किया। लोगों को रोज बहका देना। तो कहते हैं मैंने इतने काम करवाए हैं, इतनी सौगातें लेके आया हूँ। बताओ तो ठीक। एक रेलवे एलिवेटेड, और वो भी पूरे केंद्र सरकार की एक वो नीति है कि फाटक रहित बनाना है। जहां अंडरब्रिज बन सकते हैं अंडरब्रिज बना दिए, जहां ओवरब्रिज बनने हैं ओवरब्रिज बना दिए, जहां एलिवेटेड बनने हैं वहां पर।
और अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट में कमी आएगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा तो कोई काम हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कोई काम ग्राउंड पे नहीं किया है। अब एक विवाद भी बहुत ही फेमस हुआ नगर परिषद की बैठक में, वो हाथापाई खत्म भी हो गया, हुई। कोई मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई तो एक थी कि आप एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप एक तरफ पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर भी उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, और दूसरा आप लोग जो हाउस की मीटिंग बुलाई हुई है उसमें एक तरफ चिट्ठी निकालते हो कि स्वाय पार्षद के कोई नहीं आएगा। मैं तो ईओ से यही पूछ रहा था कि तुम्हारी चिट्ठी का क्या हो रहा है, ये तुम तो एक तरफ ये करते हो, यहाँ तो महिलाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं। तो ये बात थी, और मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं। रणबीर गंगवा साहब से अशोक अरोड़ा जी के कैसे रिश्ते हैं? रणबीर गंगवा जी हमारी पार्टी में रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और मुझे खुशी है कि जिस समय वो राज्यसभा में गए थे मेरी रिकमेंडेशन से गए थे, मैंने भी उनको रिकमेंड की थी। एक अच्छे इंसान है। गंगवा साहब का भी इंटरव्यू किया मैंने हाल ही में, और मैंने पूछा कि भाई राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत गई, चलो जैसे तैसे जीत गई, लेकिन आप दोनों बहस क्यों करने लग गए? क्या हुआ था कि भाई अशोक अरोड़ा वर्सेस रणबीर गंगवा हमें देखने को मिल गया? कोई मेरी उनसे वो बहस नहीं थी। मैं उनको ये कह रहा था कि मां रणबीर गंगवा जी, आप बैकवर्ड क्लास के थे, हमने अपने लोकदल से आपको खड़ा किया, हुड्डा साहब ने आपके खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। आज कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को खड़ा किया, उसको कैसे रोका जाए तुम उठा रहे हो। इस बात को कह रहे थे कि हमने भी एक बार राज्यसभा में दलित भेजा, मैं हमने तो नहीं कह रहे नहीं भेजा, पवार को भेजा आप, परंतु इसको क्यों रोकने का प्रयास कर रहे ये थे। गंगवा साहब ये भी कह रहे थे कि भाई आपको बताऊं मैं एक बात, कि अशोक अरोड़ा साहब अंदर ये कह रहे थे कि भाई जीत तो गए चुनाव, लेकिन कांग्रेस की इज्जत चली गई। ऐसा कुछ बोला आपने राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद किसी को? ये मैंने एक बात कही कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे एमएलए ने क्रॉस किया है, चुनाव जीतते हैं इसकी खुशी है। अच्छा, ये नहीं कहा कि चुनाव जीत गए, लेकिन नहीं, मैंने कहा, आप भी कह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि हमारी वोट क्रॉस हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रिटर्निंग अफसर ने जबरदस्ती 4 वोटें कैंसिल करी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी हम चुनाव जीतते हैं इसकी खुशी है। इज्जत चली गई ये आपने नहीं कहा? इज्जत कहाँ गई, हम तो जीतते हैं। इज्जत तो बनी है हमारी, जीतते हैं हम चुनाव। छल कपट के बावजूद, कैसे जीतते छल हैं? कपट करने के बावजूद भी आप ही के लोगों ने तो छल कपट किया, आप ही के लोगों ने तो छल कपट नींव किया। किसने रखी? भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया, वो नींव थी। जरूरत क्या थी? एक दलित जा रहा था, उसके मुकाबले में एक बहुत बड़े बिल्डर्स को और ठेकेदार को ले आके हम पैसे के बल पे जीतना चाहते हो। ये अब मैं आपको रुकता हूँ, आपने इतने सवाल पूछ लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। अगर हम जो लोग ये कह देते ना कि ये खड़ा करा गलत है, तो ये लोग ठीक हो जाए, आगे कोई ऐसा ना हो। ये इस तरह के लोग, मतलब अगर ये भी कोई फिर दलित को उतारते, किसी गरीब को क्यों लाए, पैसे वाले को। अरोड़ा साहब, इतनी आपकी राजनीतिक बारीकी से राजनीति को समझते हैं, इतने नेताओं को आपने हरियाणा के लिए काम करते देखा है, आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन सा रहा है? अपने अपने समय में सबने काम किया है। समय होता है मैडम। अब चौधरी बंशीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा प्रदेश अलग ही हुआ था, टिब्बे हुआ करते थे, उन्होंने भी काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो देवलाल चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम हरियाणा प्रदेश का बजट मात्र 15,000 करोड़ 18,000 करोड़, इससे ऊपर हुआ ही नहीं करता था। आज 2 लाख करोड़ से ऊपर है। तो जितने सीमित साधन थे उन्होंने भी उस समय में काम किया है। हर चीफ मिनिस्टर ने प्रयास किया है कि हरियाणा आगे बढ़े, और आज हमें खुशी है कि हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है। सबका योगदान है। कभी ये कह देना कि किसी ने क्या किया है, ये तो बीजेपी वाले तो कह देते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये सोचते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप भिवानी साइड में इधर जाते हैं, हमारी साइड में भी देखिए आप, पानी की कमी होती थी और कमी होती थी। आज सड़कें बनी, बिजली नहीं होती थी। जब देश आजाद हुआ क्या होता था हमारे पास? हमने खुद देखे हैं कि सड़कों का बुरा हाल होता था, सड़कें बहुत कम होती थी। एक मेन सड़क हो जानी, कोई सड़कें हुआ नहीं करती थी। तो हर मुख्यमंत्री ने एक प्रयास किया। मैं तो ये कहता हूँ चौधरी देवीलाल जैसे
उसमें सामाजिक न्याय में बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। चौधरी बंसीलाल ने बिजली के लिए, नहरों में पानी के लिए बहुत अच्छा किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को, जैसे अब गुड़गांव आज देख रहे हो, आज सब उनकी देन है। तो हर नेता ने जितने उनके पास हुड्डा साहब ने क्या खास किया? हुड्डा साहब ने भी हर जिले में, आप देखो, कह तो हम भी विरोध में होते थे उनके, हम भी कह देते खाली रोहतक का करा, परंतु जितने पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे, चाहे वो आप यमुनानगर की बात करें, चाहे खेदड़ की बात करें, हुड्डा साहब, चाहे जांडली की करें, हुड्डा साहब के लगे, चाहे अपने IIT आई, NDI आई, सारे हुड्डा साहब के समय में आई। तो सबने अपने अपने तरीके से विकास करने की कोशिश की। हर एक का योगदान है, परंतु केवल ये कह देना कि उनका, परंतु मुझे आज ये कहते हुए आपके साथ कहना चाहता हूँ कि जब हरियाणा प्रदेश का बजट 20,000 करोड़ का था, हरियाणा पे कर्जा मात्र 23,600 करोड़ था 38 साल के होने के बाद, और आज वो बढ़ के हरियाणा में 5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, जबकि बजट भी 2,23,000 करोड़ का हो गया। तो ये घाटा नहीं होना चाहिए था, ये डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। ये जो पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज भी हमारे बजट का जो 2,23,000 करोड़ है, इसमें 34% हम लोन लेने जा रहे हैं। तो क्या कैसे काम चले? कुछ नेताओं के नाम लूंगी, मैं चाहूंगी आपके जहन में जो भी आए उनका नाम सुन के आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु मेरा एक मानना है कि उनसे झूठा इंसान कोई नहीं है। क्यों? सारा दिन ही झूठ बोलते हैं। आप ये देखो ना, देश के प्रधानमंत्री से देश का मीडिया कोई 11 सवाल में सवाल नहीं पूछ पाए। क्या प्रजातंत्र है कि आप पहले तो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते थे, अब पार्लियामेंट में जाना छोड़ दिया, तो फिर किस प्रकार से? राहुल गांधी नेता अच्छे हैं, लीडर हैं, परंतु मैं अभी उनको जो जमीनी ज्ञान होना चाहिए था, वो शायद, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड में रहे, सिक्योरिटी के अंदर रहे, जिसकी दादी का मर्डर हो गया और जिसकी फादर का मर्डर हो गया, तो उनके स्कूल में गए जब भी सिक्योरिटी में गए, आगे MP बने जब भी सिक्योरिटी में गए। मोदी जैसे और हमारे जैसे तो रिक्शा में भी चले, तांगे में भी चले, बस में भी चले, रेल पे में। मोदी जी को जमीनी हकीकत का पता है, आज इनको इतना ज्ञान जमीनी हकीकत का नहीं है। अभय चौटाला एक निर्भीक लीडर है, परंतु जो एक राजनेता की भाषा होनी चाहिए, शायद मैं उसको वहां ठीक नहीं मानता। नायब सिंह साहब एज ए मैन अच्छे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर कोई ज्यादा अच्छा नहीं मानता। अशोक अरोड़ा वो तो लोग बताएंगे, मैं कहता हूँ। लेकिन आप अपने आप को अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे? मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। एक डाकिए का काम होता है डाक पहुंचाना, लोगों की डाक सरकार तक पहुंचाता हूँ। लेकिन आपको विश्वास है कि भाई आप अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश? मैंने अपना सारा जीवन ईमानदारी से राजनीति की है, और मुझे एक बात की खुशी है जो मैं कर सकता हूँ, बाकी तो लोग करते हैं, कि ना तो मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा किया, और ना मैंने जीवन में कभी किसी से रिश्वत के रूप में पैसा लिया। कांग्रेस पार्टी के लिए नसीहत? कांग्रेस को एकजुट होकर सभी को मिलके लोगों की आवाज है कि सरकार से छुटकारा मिले, उस आवाज को समझते हुए कांग्रेस पार्टी को लोगों को राह दिलाने के लिए काम करना चाहिए। अजय चौटाला, अभय चौटाला के लिए एक सुझाव? अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों भाई हैं। राजनीतिक रिश्ते चाहे उनके कैसे ही हों, परंतु मैं ये जरूर चाहूंगा कि पारिवारिक रिश्ते ठीक होने चाहिए। अच्छा, आप उन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं? पारिवारिक रिश्ते होने चाहिए, राजनीतिक रिश्ते जैसे भाई हैं। चलिए, तो 2029 में आश्वस्त हैं कि कम से कम कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी तमाम अपनी बुराइयों को खत्म करके सरकार बनाएगी। होने का मतलब नहीं, सरकार तो लोग बनाते हैं, परंतु मुझे जरूर इस बात का विश्वास है कि 2029 में इस सरकार से लोग छुटकारा चाहेंगे और कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी भी और सीखना चाहिए भी, और हर आदमी को सीखना चाहिए, खाली कांग्रेस नहीं। इंसान गलतियों का पुतला होता है,
और अगर इंसान अपनी गलती से नहीं सीखता, एक बार कोई गलती होती है ना, वो तो होती है गलती, और बार बार जो गलती होती है वो बेवकूफ़ी होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं वो बेवकूफ़ी अब कम से कम कोई बेवकूफ़ी ना हो, कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा नहीं की जाए। किसी के द्वारा भी नहीं की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत इस धन्यवाद तमाम आपका। बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक अरोड़ा साहब से ये सीधी बातचीत आपने इस कार्यक्रम टू द पॉइंट में सुनी, देखी, खुलकर अपने तमाम बातों को रखी, अपने जर्नी को रखने का काम किया अरोड़ा साहब ने, और ये भी साफ तौर पे कांग्रेस के नेताओं को बताने का काम किया है कि अगर कहीं पे भी कोई परेशानी है तो उस पर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कह देने से कि परेशानी है ही नहीं, परेशानी का अंत कभी होगा नहीं। तो इसीलिए अगर परेशानियों पे काम कर लिया जाए तो पार्टी को भी मजबूती मिलेगी, और जो सपना देख रहे हैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वो साकार होने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर खुल के बात की, और अपने कामकाज के बारे में हालांकि ये बता दिया कि वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी। अब सबको तो नंबर दिए, सबके कामों का आंकलन किया, लेकिन आप अशोक अरोड़ा साहब किस तरीके से आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, किस तरीके से आपके काम करवा रहे हैं, उसको कितने नंबर देंगे ये हम आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।